सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपेंशन का अमल जारी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फरवरी 2026 में 3,444 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। अब इस इजाफे के बाद मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनीज की कुल तादाद 2,87,000 से भी ज़्यादा हो गई है। ये ट्रेंड जाहिर करता है कि मुश्किल माशी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है, बल्कि जो इस वक्त एक चैलेंजेस की सूरत हाल है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक नई कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ का 59% रहा है। इसके बाद सिंगल मेंबर कंपनीज़ का हिस्सा 38% था और फिर बाकी 3% में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज़ के अलावा नॉन प्रॉफिट इदारे और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के साथ गैर मुल्की कंपनीज़ भी शामिल हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार अब भी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में शामिल होना पसंद कर रहे हैं। इस दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काबिल जिक्र रही है। फरवरी में 82 नई कंपनीज़ में गैर मुल्की शेयर होल्डिंग शामिल थी। इनमें चाइना 44 कंपनीज़ के साथ सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है। फिर इसके बाद अमेरिका 7 कंपनीज़ के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जर्मनी ने 3 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और फिर फार ईस्ट के ममालिक की शमूलियत भी देखी गई है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर माइनिंग के अलावा ट्रेडिंग और IT सेक्टर में आई है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ स्टॉक मार्केट और डिजिटल मईशत फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी का बाइस बन रहे हैं। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो IT और ई-कॉमर्स इसमें सबसे आगे रहे, जहां 723 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। फिर इसके बाद ट्रेडिंग सेक्टर में 531 और सर्विसेज सेक्टर में 434 कंपनीज रही हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की 323 कंपनीज का इजाफा हुआ। इसके अलावा टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फूड एंड बेवरेजेस के अलावा तालीम और माइनिंग के साथ साथ टेक्सटाइल और मार्केटिंग जैसे शोबों में भी नई कंपनीज का इजाफा हुआ है। एक और अहम डेवलपमेंट ये भी है कि SECP ने 24,958 गैर फाल कंपनीज की फहरिस्त भी अब जारी कर दी है। ये वो कंपनीज हैं जो बहुत अरसे से कारोबारी सरगर्मियों में शामिल नहीं थीं। इन कंपनीज को रिकॉर्ड से निकालने का मकसद रजिस्ट्रेशन डेटा को दुरुस्त और फाल रखना है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कंपनीज की तादाद में इजाफा कारोबारी एतमाद का एक पॉजिटिव साइन है। खासतौर पर IT और डिजिटल कारोबार का बढ़ता हुआ ट्रेंड मुस्तकबिल की मईशत की सिमत को जाहिर करता है। लेकिन असल चैलेंज ये है कि रजिस्टर होने वाली कंपनीज को फाल और पायदार कारोबार में तब्दील किया जा सके ताकि इकोनॉमी के साथ साथ रोज़गार और फिर इन्वेस्टमेंट पर हकीकी असर नजर आए। अब ये मौजूदा जो चैलेंजेस से भरपूर सूरत हाल है उसमें कैसे आगे मज़ीद हम चल सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मज़ीद कैसे आ सकती है, अभी तो ये कुछ कंपनीज़ की हद तक आई है। ओवरऑल ट्रेंड किस तरह का जाहिर हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब से, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 3,500 कंपनीज़ एक महीने में रजिस्टर हो रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उसमें थोड़ी बहुत आ रही है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त भी बड़े बेहतर हैं, कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। जी, कंपनीज की रजिस्ट्रेशन एक कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें असल चीज़ देखने की ये है कि जो कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं वो आया नई कंपनियां हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में कारोबार चल रहे थे वो फॉर्मल सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इन दोनों का बड़ा फ़र्क मतलब है, क्योंकि अगर तो इंसेंटिव्स ऐसे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि इनफॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी की तरफ जाना है, वो भी अच्छी बात है। नई कंपनियां जो रजिस्टर हो रही हैं उसमें जैसे आपने कहा, असल चीज़ देखना ये है कि उनको जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि अभी सिर्फ कंपनी बनाकर वेट एंड सी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो बाहर के लोग जॉइंट वेंचर्स में दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे बहुत सी मार्केट्स आजकल वॉलेटाइल हैं, तो जॉइंट वेंचर्स जो हैं पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड है, जिसके अंदर पीपल मूवमेंट कम हो, पाकिस्तान का अच्छा मजबूत पार्टनर हो और वो उसको आगे लेकर चले। बाकी ये जो माइनिंग में बन रही है और IT में बन रही है, IT में तो मुझे समझ आता है, लेकिन माइनिंग तो अभी जो बन रही है उसका फंक्शनल होते थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन चीज़ है जिसके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ती है और आजकल पाकिस्तान का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स की, प्रोग्रामर्स की, डिज़ाइनर्स की, वो बाकी ममालिक से कंपेटिटिव भी है और कुछ कम है। तो आई थिंक यहाँ पे लोगों को एडवांटेज दिखता है। और ये कब तक चलता है, क्योंकि AI आ रहा है
तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जनरली अगर कंपनीज आ रही हैं तो वो अच्छा ट्रेंड है, और अगर डिफंक्ट कंपनी को निकाला जा रहा है तो नेट ऑफ करना चाहिए ये बहुत सी कंपनियों को जो फंक्शनल नहीं होती लेकिन वो शो हो रही होती है एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन में, जो कि एक गलत सिग्नल देता है। सही। और हारून साहब, जो इस वक्त दुनिया के अब हालात हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान पर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि असरअंदाज हुए। अब यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस का भी सबसे ज़्यादा असर इस वक्त पाकिस्तान में हुआ। अब इन हालात से निकलने में कितना वक्त लग सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का, लोकल इन्वेस्टर्स का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है वो भी खासा शेकी हुआ होगा। एक दुनिया भर की सूरत हाल तो नज़र आ ही रही है सबको, ख़ासतौर पर इस रीजन की। तो अब कितना जो हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे अपनी इकोनॉमी के, अब वो उस सफ़र में हम फिर से पीछे हो गए, दोबारा से वो मेहनत हमें करनी पड़ेगी? जी, स्लो डाउन दिखाई देता है और उसके 3-4 वजूहात बड़ी क्लियर हैं। एक तो हमारा अपना वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उससे जो आपके बॉर्डर प्रोविंस है उसमें कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, रोज़गार भी मुतासर हो रहा है, और हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर है फिस्कल, क्योंकि किसी ने उस सारी जो ऑपरेशन है उसको फाइनेंस भी करना है, जो कि एक गैर मामूली फाइनेंसिंग है, तो कहीं से कट करके ही आप करेंगे ना। सेकेंड पार्ट ये है कि अब अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न साइड पे ईरान की वॉर शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान में हाई इन्फ्लेशन, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि 1-2 माह में ये डबल डिजिट को टच कर जाए। तो अगर ये इन्फ्लेशन वहाँ चली जाती है तो फिर शरह सूद को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आधा साल तो आपका इसमें निकल जाएगा। मुझे लगता है कि 2026 में जो हमारे अहदाफ थे स्टेबलाइजेशन के, वो भी हमें आईएमएफ से रीनिगोशिएट करने पड़ेंगे, और जो हमारी शरह ग्रोथ थी उसको बड़ा केयरफुली रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सोजेनस शॉक है जो बाहर से आता है वॉर का, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका इम्पैक्ट खासा हाई है। और हम सब आईएमएफ की टीम अभी रिसेंटली उसने दौरा किया, उससे वर्चुअल टॉक्स भी चल रहे हैं, डायलॉग्स भी चल रहे हैं, रिव्यू के इस वक्त हम फेज़ में हैं। तो अब इसमें हम कितना उनसे रिलीफ इस वक्त हासिल कर सकते हैं, चूँकि दुनिया के हालात और इस खत्ते के हालात ख़ासतौर पर उनकी भी नज़र में हैं। तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हमें कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब अमाउंट जमा करना है, जो बड़े ह्यूज हम अपने टैक्स रेवेन्यू के आदाफ उनसे अप्रूव करवाते हैं, और फिर वो हम हर साल हासिल नहीं कर पाते। तो ये इस साल ये रिवाइज़ करने में थोड़ी सी मदद हमें मिल सकेगी, वो रिलीफ हमें देंगे, या मुश्किल हमारे लिए रहेगी? जी, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन द वर्ड रिलीफ। एक रिलीफ होता है कि आप कुछ कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर वेवर दे देते हैं, जो पाकिस्तान हिस्टोरिकली लेता रहा है, लेकिन उसकी बुनियाद ज़्यादातर सियासी होती थी, और वो अब पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाई नहीं दिखाई देता वेस्ट का, तो वो मुश्किल है। अभी रिलीफ मेरे हिसाब से रियलिस्टिक ये है कि अगर पाकिस्तान एक मजबूत बिजनेस प्लान देता है, तो कुछ आपके टारगेट्स इस रिव्यू में जो ट्रांच से लिंक्ड हैं उनको डिफ़र किया जा सकता है कि जी आप आपको 6 माह का और गैप चाहिए, तो अभी आप नहीं पूरा कर पाए क्योंकि ईरान में वो जंग है, आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके अलावा दुनिया के अंदर स्लो डाउन है, एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन है, तो आप टारगेट्स टैक्स के और आप टारगेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, करंट अकाउंट के अगर मीट नहीं कर पा रहे, तो लेट्स वेट फॉर 6 more months। आई थिंक दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान शुड ट्राई, कि वो इसकी एक डिफर्ड के लिए बनाए। ऑल्सो आईएमएफ ने ख़ुद भी कहा है कि आप एक फ़ंड बनाइए कि जब कोई गैर मामूली इवेंट होता है उससे जो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी फ़ंडिंग के लिए आपके पास एक अलहदा पूल ऑफ मनी होना चाहिए, जो अच्छी सजेशन है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिफ़र करके उसका पैसा उस फंड में डाल देना चाहिए। सही। तो भानु साहब, इसका मतलब जो पिछले 2025 में हमने देखा कि हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत लोअर साइड पे थी, फिगर्स मुस्तकिल एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, हर साल उसमें एक कमी आती जा रही है, और इस बार तो हालात ही ऐसे हैं कि हमें कोई अच्छी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, चूँकि अभी हमें रिकवरी के फेज़ में जाना होगा, जो अब अभी नुकसानात को या खसारों को फेस कर रहे हैं। तो शायद वो ग्रोथ की तरफ जाने में या बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने में अभी हमें मज़ीद कोई 1-8-1.5 साल लग जाएगा। जी, बहुत आराम से, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर है वो तो देखेगा कि इवन इफ के ये जंग रुक भी जाती है, इवन हमारी अफ़गानिस्तान से जो अहदाफ जो हैं वो अचीव कर लिए जाते हैं, उसके बाद भी जो इन्वेस्टर होता है वो ये नहीं होता कि पुश बटन से वापस आ जाए, वो पुश बटन से निकल तो जाता है, लेकिन वो बहुत केयरफुली देखते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए।
तो हमें इस वक्त तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर को इंसेंटिव्स देने हैं कि वो अपनी करंट इंडस्ट्री को एक्सपैंड करे और वहाँ पर टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप्स ले, वैल्यू एडिशन की पार्टनरशिप ले। मैं कुछ हमारे जो सेक्टर्स हैं उनको विनर कहता हूँ, जो कंपेटिटिव हैं, जिनमें सलाहियत है आगे बढ़ने की, उसको एक्सपैंड करने के लिए, जैसे वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, पाकिस्तान को इस वक्त फिस्कल इंसेंटिव्स उनको देने चाहिए कि वो फ्यूचर में ग्रोथ करे। उनको टारगेट्स दें वैल्यू एडिशन के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के। अगर वो मीट करते जाएं तो आप उनको इंसेंटिव्स दीजिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। नए प्रोजेक्ट आना और फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना 2026 में मुझे तो बहुत मुश्किल दिखाई। एक आखिरी सवाल अरुण साहब कि इन विनर सेक्टर्स की कॉस्ट को कैसे मैनेज करें, चूँकि कॉस्ट का पहले ही इशू था। एक रिलीफ पैकेज उनके लिए अनाउंस भी किया गया, एनर्जी टैरिफ को कम किया गया, लेकिन अब ऑयल प्राइसेस के बढ़ने से ऑटोमेटिकली उनकी कॉस्ट में इजाफा हो गया। कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल मार्केट्स में पहले ही वो बहुत कम थे, तो अब ये इस सूरत-ए-हाल को मैनेज कैसे किया जाएगा? फिस्कल स्पेस कहाँ से लाएंगे? जी, गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, ना कोई फिस्कल स्पेस से मांग रहा है। कंपेटिटिव सेक्टर वो होता है जो ऑन देयर ओन काम कर सकते हैं, लेकिन आप उनका एक्स्ट्रा बर्डन, जो डबल टैक्सेशन है, सूबा भी ले रहा है, फेडरेशन भी ले रहा है, इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, 8-8, 10-10 एजेंसियां डील कर रही हैं, EOBI डील कर रहा है, वर्कर्स वेलफेयर फंड डील कर रहा है, इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स हैं। उनको अगर आप सिंप्लीफाई कर दें और उनसे कोई जैसे पहले एक रिजीम चल रही थी, फाइनल टैक्स रिजीम, आप उनसे एक लमसम उनके टर्नओवर पे ले लें एक्सपोर्टर से, तो उनके पास फिर कैश फ्लो आ जाएगा। ये जैसे रिफंड्स फंसे रहते हैं, इट्स मोर एडमिनिस्ट्रेटिव रादर देन ए फिस्कल बर्डन। अगर गवर्नमेंट इस किस्म के स्टेप्स लेती है और फिस्कल सिर्फ इंसेंटिव उसको दें, अगर वो कोई 15% एक्सपोर्ट बढ़ा लेता है, अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, अगर कोई कंपनी ग्रोथ की तरफ जाती है, तो आप फिर इंसेंटिव उधर मूव हो जाते हैं। मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं करता कि आप जनाब कंपनियों को टैक्स पेयर की जेब से पैसा ट्रांसफ़र करें, लेकिन आप उनका जो बिजनेस करने का तरीका आसान कर दीजिए और जो अननेसेसरीली टैक्सेस लगे हुए हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स नहीं है, उनको आप रैशनलाइज करने की कोशिश करें इन कंपैरिजन टू आवर कंपेटिटर्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर की सूरत-ए-हाल ने इस वक्त पाकिस्तान को भी शदीद मुतासिर किया है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में हमने देखा था, जो गुज़िश्ता हफ्ता था वहाँ भी जब कारोबार का आगाज़ हुआ था तो एक ही दिन में 15-16 हज़ार पॉइंट्स की कमी हुई थी। एक बड़ा मार्केट में क्रैश की सिचुएशन पैदा हुई थी, एक बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल थी। और उसके बाद फिर हमने देखा थोड़ा थोड़ा करके मार्केट ने रिकवर किया, चूँकि एक मौके पर तो ये मार्केट इतना बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही थी कि 190 के इंडेक्स को भी क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन पिछला हफ्ता और फिर जब ये हफ्ता शुरू हुआ तो एक बार फिर पहले दिन ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट्स मार्केट से निकले। फिर थोड़ा थोड़ा मार्केट ने दोबारा से रिकवर ज़रूर किया, लेकिन अब भी जो सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक मार्केट 1,50,000 से 1,60,000 के दरमियान ही रहेगी। और ये इसका स्टैंडर्ड इंडेक्स रहा था जब रहेगा, जबकि हमने साल के शुरू में ये प्रेडिक्शंस भी सुनी थी कि इस साल के आखिर तक ये 2.5 लाख भी क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स और बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट ने ग्रो करना है। लेकिन जैसे ही ये मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की तब्दीली हुई है, उसके बाद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की कैफियत आ रही है और जो ग्रेजुअली एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, वो अब कितने खदशात इस वक्त इन्वेस्टर के जहनों में लेकर आ रहा है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाय साहब स्टॉक एक्सचेंज के हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आलमी सूरत हाल जब जब तब्दील होती है, कहीं कोई जंगी कैफियत बनती है, तो सबसे पहले पाकिस्तान मुतासर होता है। हमने देखा फ़ौरन ऑयल प्राइसेस बढ़ी, इन्फ्लेशन रेट उससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। पॉलिसी रेट को ज़रूर अभी स्टेबल रखा गया है, लेकिन अगर यही हालात बरकरार रहे तो कोई बैद नहीं कि आगे वो भी बढ़ जाए। तो अब ये स्टॉक मार्केट में जो सूरत हाल है, हर हफ्ते के आगाज़ में हम पहले ही दिन देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में पॉइंट्स निकल जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी रिकवरी होती है। तो ये सूरत हाल अभी इसी तरह से प्रोलॉन्ग करेगी ईद के बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है और सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो पाकिस्तान के मार्केट की फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले दिनों इसराइल और ईरान की जो वॉर हुई, उसके नतीजे में ज़ाहिर है
ऑयल का बहुत बड़ा बहरान आया और ऑयल जो है वो $100 के ऊपर टच कर गया, $119-120 पे पहुंच गया। तो ये लोगों का ये ख्याल था कि जो हमारी कंपनीज हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उस पर बड़ा असर पड़ेगा और इस वजह से जो है वो मार्केट ने बड़ा शार्प डिक्लाइन किया। और जैसे ही ये खबर मिली कि नहीं ये वॉर जो है वो ख़त्म होने जा रही है, हमले जो है वो सबसाइड हो रहे हैं, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि ऑयल के प्राइसेस भी कम होना शुरू हुए। आपने देखा कि मार्केट ने बहुत बड़ा रिबाउंड किया, 11-12 हज़ार पॉइंट रिबाउंड पे आए हम। फाइनली 9,600 पॉइंट पे कल बंद हुई और आज जो है वो तकरीबन मार्केट बराबर रही। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये एहसास है कि पाकिस्तान की मार्केट में बहुत बड़ी डेप्थ है और इसको कैपिटलाइज करना जो है वो चाहिए। तो जो रेट्स गिरे हैं उन रेटों पे अच्छी बाइंग नज़र आ रही है और आगे आने वाले दिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मार्केट के लिए बहुत अच्छे साबित होने चाहिए। तो अहमद साहब, जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमें एक सिंगल डिजिट में उसको आते हुए देखना था, जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी ज़ाहिर नहीं हो सकी इन हालात में, तो फिस्कल स्पेस ही नहीं है। अब आगे भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी यहीं इंटैक्ट रहती है, ये हालात थोड़े से ज़रा मुश्किल रहते हैं, तो मार्केट दोबारा ग्रो करेगी, अपने वो 190 या 195 वाले मार्क तक पहुँचेगी या मज़ीद भी इसने आगे ग्रो करना है अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं डिस्काउंट रेट पे बात कर लूँ कि डिस्काउंट रेट हमारा जो है वो हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस महीने के अंदर जो है वो 2 से 3% गिरना चाहिए। फेडरेशन ने भी जो है, FPCCI ने भी जो है वो इसकी पुरजोर तायद की थी, लेकिन जो हालात पैदा हुए और जो ऑयल की प्राइसेस डबल हो गई ऑलमोस्ट, तो मैं समझता हूँ कि एक टर्न अराउंड आ गया। फिर ये एक्सपेक्टेड ये भी था कि शायद डिस्काउंट रेट को बढ़ाया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो है वो एक प्रूडेंसी का मुजाहरा किया और डिस्काउंट रेट को वही मेंटेन किया। डिस्काउंट रेट मेंटेन होने की वजह से जो खदशात थे कि और जो है वो इन्फ्लेशन के या और महंगाई के या और इसके बाद जो है कि स्टॉक मार्केट गिरेगी, वो मेरा ख्याल है कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड रुक गया और मार्केट जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगी है। आगे जाकर मैं ये समझता हूँ कि जो हमने 190 191 देखा था उस पर भी मार्केट जा सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में डेप्थ है, लोगों की एपिटाइट है और जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के वो बहुत बेहतर आए हैं। अहमद साहब, जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स का अब जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा वो कितना शेकी होगा, हमारे लोकल इन्वेस्टर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? चूँकि एक एक दिन में जब इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आ रही तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो रही है, तो हफ्ते के आगाज़ में ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉशियस जाकर सोच रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है। आप अगर शॉर्ट टर्म विजन के साथ जाते हैं तो मार्केट में हमेशा जो आपकी सक्सेस नहीं रहती। लॉन्ग टर्म विजन के साथ जाएंगे तो मार्केट बढ़ती भी है, घटती भी है, रिएक्ट भी करती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है वो आप प्रॉफिट में रहते हैं। जिन लोगों ने सस्टेनेबल तरीके से मार्केट में स्टे ऑन किया, इन्वेस्टमेंट्स अपनी डाले रखी, मैं समझता हूँ कि वो हमेशा फायदे में रहे हैं और आज भी फायदे में रहेंगे कि मार्केट 191 टच करके अगर 147 पर आई है तो फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट 160 रेंज बाउंड चल रही है और आगे जाके मार्केट में बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। तो मेरी एडवाइस इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ये होगी कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आएँ, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट को वॉच करते रहें। रोज हम मार्केट से एग्जिट करने की और एंटर करने की बात मैं समझता हूं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुनासिब नहीं है। और अहमद साहब, हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो अभी भी, इन्फ्लेशन रेट भी अभी भी हमें थोड़ा कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। अभी जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं अभी उसके वो असरात मुकम्मल तौर पर आए नहीं हैं, चंद दिन शायद और लगें, लेकिन हमने फिर फौरी तौर पर इसमें कमी भी देखी। तो अब जो रिलीफ इस वक्त ड्यू है पब्लिक के लिए, क्या वो फौरी तौर पर मिलना चाहिए और वो मिलेगा भी आगे? आप क्या फोरकास्ट करेंगे? कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको? मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में हैं। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारी इन्फ्लेशन का जो रेशो है और इसके बाद फिर हमारा डिस्काउंट रेट, ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही हैं, इंक्लूडिंग दी डॉलर रेट। तो जब ये 4-5 चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो इंडिकेटर्स बेहतर हैं, इंडिकेटर्स गिर नहीं रहे हैं हमारे। जहाँ इंडिकेटर्स बेहतर हों वहाँ मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म विजन, फिर मैं ये कहूँगा कि उसके साथ मार्केट में स्टे ऑन करें और मार्केट जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देगी। जहाँ तक ताल्लुक है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत मार्केट में आते हैं, उस स्ट्रैटेजी के तहत बाहर जाते हैं और उनका आना जाना का सिलसिला जो है वो लगा रहता है। जहाँ उन्हें नजर आता है कि मार्केट अट्रैक्टिव है वो मार्केट में जरूर एंटर करते हैं और जहाँ वो ये समझते हैं कि अब मार्केट गिर जाएगी तो वो मार्केट से एग्जिट भी कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकल स्ट्रैटेजी जो है वो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी से बिल्कुल डिफरेंट है।
और जाहिर है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लोकल इन्वेस्टर्स को ये पता है कि जी खुदा ना खास्ता जिस फैक्ट्री में या जिस इंडस्ट्री में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, खुदा ना खास्ता उसको बॉम्बिंग नहीं हुई, खुदा ना खास्ता वो तबाह बर्बाद नहीं हुई, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। तो जहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा हो वहाँ मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में जो है वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अहमद साहब, जो इस वक्त एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस मुतासर हुआ है, वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर जो सी ट्रेड है उसके बंद होने से या स्लो डाउन होने से बहुत एक असर पड़ रहा है, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ सकता है। तो ये उस तरफ कोई ऐसा रिलीफ या कोई ऐसी पॉलिसी साजी गवर्नमेंट की तरफ से कोई दोबारा आनी चाहिए? अभी थोड़ा देर से पहले ही एक पैकेज अनाउंस किया गया था और वही काफ़ी नहीं था कि अब ये नई मुश्किल भी आ खड़ी हुई है। तो अब सिचुएशन किस तरफ जाती देख रहे हैं? देखिए ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस सूरत हाल पर हम काबू पा लेंगे। अगर शिपमेंट्स डिले हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द जो है वो शिपमेंट्स ओपन अप भी हो जाएंगी। सब बातें हो रही हैं हरमुज के बेल्ट को खोलने की ईरान की तरफ से कुछ शराइ के साथ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बाय एंड लार्ज अपनी एक्सपोर्ट्स को मुतासर नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान की ऑयल की इम्पोर्ट जो है वो मुतासर होगी। ऑलरेडी कल की न्यूज़ ये है कि 1,80,000 के करीब बैरल जो है वो जहाज़ पाकिस्तान आ चुके हैं। मजीद 2 जहाज़ जो है वो सऊदी अरब में लोड हो रहे हैं। तो ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और इस पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हम आगे बेहतर तरीके से हमारी इकनॉमी की फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चनाया साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है। हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आगाह किया है कि 3 बड़ी कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन अब साल के आखिर तक डिले हो गई है और इस ताखीर की बड़ी वजह रिफॉर्म्स का मुकम्मल ना होना और इंस्टीट्यूशनल कमजोरियां हैं। हुकूमत पहले ये इरादा कर चुकी थी कि 2026 के आगाज़ में 3 कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन मुकम्मल कर दी जाएगी और इन कंपनीज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शामिल हैं। लेकिन अब तक मुमकिना खरीदारों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी तलब नहीं किए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मुताबिक अब यह अमल शायद सितंबर या अक्टूबर 2026 तक मुतवक्के है और इस ताखीर की एक बड़ी वजह मालियाती मुशीरों की नई तजावीज़ और इन्वेस्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी तशवीश बिजली के रेगुलेटर यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा के किरदार से मुताल्लिक है। खरीदारों का यह कहना है कि नेपरा इन्वेस्टमेंट के साथ बिजली के नुकसानात और कलेक्शन के टारगेट्स तय करता है, लेकिन अमली तौर पर सियासी दबाव की वजह से अक्सर इन फैसलों पर मुकम्मल अमल नहीं होता। इससे इन्वेस्टर्स को अपनी अर्निंग्स और प्रॉफिट के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना रहता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में एक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुताल्लिक एक फैसले में नेपरा ने मुकम्मल कॉस्ट की रिकवरी की इजाज़त नहीं दी। इस फैसले से इन्वेस्टर्स को ये पैगाम मिला कि रेगुलेटरी निज़ाम स्टेबल नहीं है। अगर प्राइवेट इन्वेस्टर बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है और फिर बाद में उन्हें पूरी कॉस्ट रिकवर करने की इजाज़त ना मिले तो उनके लिए कारोबार गैर महफूज हो जाता है। पाकिस्तान के एनर्जी शोबे में पहले ही सर्कुलर डेट एक बड़े मसले के तौर पर मौजूद है जो कई खरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसकी बड़ी वजूहात में बिजली चोरी के साथ साथ लाइन लॉसेज हैं और बिलों की कम वसूली शामिल है। हुकूमत के मुताबिक सरकारी बिजली कंपनीज के नुकसानात सालाना तकरीबन 1 खरब रुपए तक पहुंच जाते हैं। एक और अहम मसला हुकूमती इदारों की कंपैटिबिलिटी का फुकदान है। मुल्क में वजारत ख़जाना के साथ प्लानिंग कमीशन के अलावा पावर डिवीज़न और दीगर माशी इदारे मौजूद हैं। इन इदारों में हज़ारों अफसरान काम करते हैं। इसके बावजूद बड़े माशी रिफॉर्म्स अक्सर बैरूनी इदारों की रहनुमाई से तैयार किए जाती हैं। ज़्यादातर रिफॉर्म्स मनसूबे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे आलमी इदारे तैयार करते हैं। यही इदारे मसाइल की निशानदेही करते हैं और साथ में हल भी तजवीज़ करते हैं और फिर बाद में उन पर अमल दरामद की निगरानी भी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी मॉनेटरी इदारों पर तवील अरसे तक रिलाई करने से मकामी पॉलिसी साजी का अमल खासा कमज़ोर हो गया है। नतीजा ये निकला है कि रिफॉर्म्स को अक्सर मुल्क की ज़रूरत के बजाय कर्ज प्रोग्राम की शर्त समझा जाता है और यही वजह है कि बिजली के शोबे में रिफॉर्म्स और प्राइवेटाइजेशन का अमल बार बार डिले हो जाता है। अगर हुकूमत वाकई प्राइवेटाइजेशन को कामयाब बनाना चाहती है तो फिर उसे रेगुलेटरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाना होगा, नेपरा को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी देनी होगी और बिजली चोरी और लाइन लॉसेस को साथ ही साथ कम करना होगा ताकि और फिर इदारों को सियासी मुदाखलत से महफूज करना होगा ताकि इन्वेस्टर्स को वाज़ेह और स्टेबल पॉलिसी दी जा सके। अभी किस तरह से मुमकिन होगा? डॉक्टर खालिद वली साहब हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज किया जाना था लेकिन
लेकिन ये 2.5 माह का अरसा गुजर चुका है और जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं तो शायद उसमें ये फौरी तौर पर होता मुमकिन दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इस साल के आखिर तक हम चले जाएंगे तो ये बोझ तो सर्कुलर डेट की सूरत में हमारी इकॉनमी पर फिर बढ़ता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। तबसरा बिल्कुल ठीक है कि मुल्क का जो हालात चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी नहीं है। तो पहले भी नहीं था, अभी भी जो हुकूमत प्राइवेटाइज करने जा रही है वो 3 अच्छी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। उससे हमारे सर्कुलर डेट पे अगर वो प्राइवेटाइज हो भी जाती हैं तो सर्कुलर खास फर्क नहीं पड़ा होगा। हुकूमत एक एग्जांपल सेट करना चाह रही है कि ये डायरेक्शन है, इनको प्राइवेटाइज कर दिया तो फिर उसके बाद आप जो है वो बैड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ भी जाएंगे। असल प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप उन बैड परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करते हैं। अभी एक लकूना, एक जो ब्लॉकेड आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि ये जो 3 कंपनीज जिनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है ये क्रॉस सब्सिडाइज करती हैं आपकी बैड परफॉर्मिंग कंपनीज को, तब जाके आपकी जो नेशनल एवरेज टैरिफ है वो किसी कम सतह पे आता है, नहीं तो बड़ा ज़्यादा हो जाए। तो अगर ये प्राइवेटाइज हो जाती हैं तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्रॉस सब्सिडाइज करने देगा बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस को? मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। हुकूमत को शायद ज़्यादा सब्सिडीज देनी पड़ेंगी उन कंपनीज को। तो ये वाली चीज़ भी जहन में रखने वाली है। और तीसरी चीज़ ये कि आगे का लाएअमल क्या होगा। ये तो चले ठीक है, अगर साल के आखिर में ये सिस्टम शुरू हो जाता है प्राइवेटाइजेशन का और प्राइवेटाइज हो जाती हैं तो अगली जिनके असल मसाइल हैं, ख़ास तौर पे पेस्को, कैस्को, हेस्को, उनका फ्रेमवर्क क्या होगा, उनको प्रिवेंशलाइज किया जा रहा होगा या उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा होगा। तो इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कौन खरीदेगा और किस तरह से होगा? एक मॉडल जो जहन में आता है जिस पे शायद बात भी हुई वो टर्किश मॉडल था कि आप उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हुकूमत की मलकियत में ही रहने दें, उनके जो ऑपरेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ निकलती है और साथ में आप टैरिफ रिफॉर्म करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में अगर आपके एक जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, आपके पावर सेक्टर में जो कैपेसिटी चार्जेस का इशू है वो उसी तरह है, टैरिफ रिफॉर्म्स वहाँ के वहाँ ही हैं, तो फिर शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खालिद साहब, जो अभी ये जियो पॉलिटिकल क्राइसिस का जिसका आपने जिक्र किया, इन हालात में हमारा पावर सेक्टर कितना मुतासर होगा? जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जिस तरह से गैस की और ऑयल की शिपमेंट्स के इश्यूज़ हो रहे हैं, कहीं शिपमेंट मुकम्मल बंद है, कहीं बहुत स्लो डाउन है, प्राइसेस नीचे आते आते भी वहाँ नहीं आ पा रहे जहाँ से बढ़ना शुरू हुए थे। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर कितना हमारे पावर सेक्टर को मुतासर कर सकते हैं? देखिए, पावर सेक्टर के 3 मसले हैं इस जियो पॉलिटिकल क्राइसिस को लेके। एक ये कि जो जनवरी का महीना था उसमें आपने कोई जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की वो RLNG से प्रोड्यूस की, कोई 26-27%। अब चूँकि हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आज भी आप मार्च का एवरेज टेम्परेचर देखें तो पिछले साल के मार्च से ज़्यादा है, जिसका मतलब है एकदम से बिजली की जो डिमांड है उसमें इजाफा होगा। और चूँकि इस महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च आपका जो हाइड्रो जनरेशन है वो कम होता है, आपके पानी कम होता है, डैम्स में पानी आ नहीं रहा होता, तो आपको ज़्यादा इन्हिसार फॉसल फ्यूल बेस्ड पावर पे करना पड़ता है। उसकी वजह से अगर आपके पास RLNG की शिपमेंट्स नहीं आती और दूसरी साइड पे अगर आपने फर्नेस ऑयल पे लेवी लगाई हुई है, पेट्रोलियम डिवीजन ने कल भी अनाउंस किया कि IMF के प्रोग्राम के अंडर उस पर लेवी लगी है, तो आपकी जो फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है वो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आपका पावर सेक्टर वल्नरेबल हो जाएगा। एक तो ये इशू RLNG वाला, दूसरा आपकी हाइड्रो जनरेशन की कमी, और तीसरा जो शायद अभी इग्नोर्ड है वो गवादर का है। गवादर के जो शहर है और बलूचिस्तान के कुछ इलाके वो ईरान से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ईरान से आती है। तो अगर जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड होता है और आपकी वो सप्लाई कम होती है, ख़त्म होती है, तो आपका एक पूरा स्ट्रेटेजिक सिटी जो है वो बिजली के बगैर हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी देखना है। यहाँ पे एक और चीज़, एक खुशाइंद भी है, शायद खुशाइंद का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जो सोलर रेवोल्यूशन था उसकी वजह से पाकिस्तान में RLNG की खपत जो है वो बड़ी कम हुई है। अगर ये सोलर रेवोल्यूशन ना होता पाकिस्तान में तो आज हम बहुत बुरे हालात से गुजरे होते। इसी तरह से अगर सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स ना हुई होती, लोगों ने ट्यूबवेल्स को सोलर पे ना किया होता, तो आज डीजल की खपत भी बड़ी ज़्यादा होनी थी, जो कि अभी हम प्रिक्योर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्राइसिस डबल हो जाता। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की भी अफादियत है, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग रन में इस चीज़ को सोचे, इसको लेके जाए, ताकि मुल्क जो है वो इम्पोर्ट
इंपोर्ट डिपेंडेंस से निकल सके। और खालिद साहब, इन हालात में क्या अभी टैरिफ बढ़ने की भी हम तवक्को कर सकते हैं बिजली के, चूँकि हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस की कीमत बहुत तेज़ी के साथ वो कीमत बढ़ी है और बहुत तेज़ी से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, अब स्लो डाउन हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में फौरी तौर पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई, तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसी सोच तो नहीं पाई जाती कि बिजली की भी टैरिफ में हम इजाफा होते देखें? देखिए, बिजली का जो टैरिफ है वो 2 महीने जो आपका आगे का है, 2 महीने बाद आप कॉस्ट को रिवाइज करते हैं और वो आपका फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट के तौर पे आपके बिलों में आता है। तो वो वाला इफेक्ट तो ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि RLNG की प्राइस बढ़ गई। अगर आप FO बेस्ड पावर प्लांट्स पे जाते हैं, RFO बेस्ड पे, उनकी प्राइस और बढ़ गई। इसी तरह से आपके जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी प्राइस भी कोई 5 से 10% इंक्रीज हो गई है। तो अगर आप RLNG को जो है वो रिप्लेस करते हैं विद इम्पोर्टेड कोल पावर प्लांट्स, उनको चलाते हैं और आप कोयला इम्पोर्ट करते हैं, तो वो भी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ी होगी। इसका मतलब है जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो ज़्यादा हो रही होगी। अगेन यहाँ पे अफादियत रिन्यूएबल एनर्जी की आती है कि आपको अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, ताकि आप जो है अपने महंगे प्लांट्स को अर्ली रिटायर कर दें, रीपर्पस कर दें टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स। इससे आपका जो फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट है वो भी कम होगा। और दूसरा ये कि ये जो आपके एक्सटर्नल शॉक्स हैं, इससे भी आप जो है वो बच सकेंगे। इसके लिए शायद आपको बजाय इसके कि हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या आप नए पावर प्लांट्स लगाएं, आपको ग्रिड में इन्वेस्ट करके बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। खास तौर पे आपने जैसे अपने इब्तिदाइये में बताया कि मुल्क में जो पॉलिसीज़ हैं वो या तो वर्ल्ड बैंक बनाता है या एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाता है। तो हुकूमत को अब अपनी प्रायोरिटीज़ इन डेवलपमेंट पार्टनर्स के सामने रखनी होगी कि पाकिस्तान को अभी बड़े बड़े डैम्स की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को अभी बड़े बिजली के कारखानों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अपने डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम पे इन्वेस्ट करना है, अपनी स्टोरेज पे इन्वेस्ट करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी लगा सकें और जो रूफटॉप सोलर का रेवोल्यूशन आया उसको स्टोर करके अपने जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उनसे जान छुड़ा सकें। और एक आखिरी सवाल खालिद साहब, जो अभी रिसेंट पास्ट में हमारी हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया हमारी इंडस्ट्री के लिए, तो अब ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट अगर बढ़ती है और चाहे वो 2 महीने बाद ही उसके असरात सामने आते हैं, तो वो जो पैकेज अनाउंस किया गया था वो फिर उस पर भी ज़्यादा असरअंदाज होंगे, यानी उस तरीके से वो रिलीफ हमारी इंडस्ट्री को मिल नहीं सकेगा? देखिए, ऑब्वियसली हालात चूँकि डेस्परेट मेजर्स हैं, आपको डेस्परेट मेजर्स लेने होंगे। तो जब भी आप इस तरह की अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टन सर्कमस्टांसिस में जाते हैं तो इफ़ेक्ट तो आता है। ख़ास तौर पे इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो रही होगी। एक तो इंडस्ट्री ज़्यादा टैरिफ की वजह से इफ़ेक्ट हो रही होगी, दूसरी साइड पे जो पोटेंशियल स्लो डाउन आएगा ग्लोबल इकोनॉमी में, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही होंगी। तो अब हुकूमत को देखना है किस तरीके से आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को, प्रोडक्टिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और आपके जो चीपर पावर प्लांट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जो है वो रिलीफ देते हैं, तब जाके आपकी इकोनॉमी कुछ स्टेबल रह सकेगी। वरना ये जो आपका जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर पे नहीं, या आपके इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे भी एडवर्सली इम्पैक्ट होगा और आपके जितने भी रिफॉर्म्स या जितनी भी आपने गेन्स लिए हैं, पावर टैरिफ को कम किया, वो शायद दोबारा से रिवर्स होकर वापस अपनी पुरानी सतह पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, हेड ऑफ रिसर्च SDPI मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।